हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत ही एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। बिहार सरकार ने आप लोगों के लिए मैट्रिक पास लोगों के लिए बिहार सरकार ने एक कार्यालय परिचारी के लिए एक अच्छे जॉब की घोषणा की है। यह एकदम ऑफिस वाला वर्क है। अगर आप कार्यालय परिचारी के पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो अभी से ही ऑनलाइन शुरू कर दीजिए। ये वैकेंसी पटना के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा निकाला गया है और ये जॉब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन्हीं के ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप परिचारी के पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई करें और इसके लिए कोई भी फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा और कोई भी फ़ीस भी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपको आपके मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्तांक पर मेरिट बना दिया जाएगा और जिनका सबसे ज़्यादा मैट्रिक में अंक होगा उन्हीं का मेरिट बनाया जाएगा। तो चलिए बिहार सरकार के परिचारी का एडवर्टाइजमेंट कैसे और कहां से डाउनलोड करते हैं ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी आपको हम बताएंगे और इसमें लगभग 238 सीट से ज़्यादा सीट निकाला गया है। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट कैसे लोड करते हैं आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे लिखिएगा DST बिहार लिख के सर्च कीजिएगा उसको। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग गवर्नमेंट ऑफ बिहार का सबसे पहला ऑप्शन है, उसी पर क्लिक कीजिएगा। जब ये खुलेगा तो सबसे नीचे जाइएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कार्यालय परिचारी। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हम इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़कर बताते हैं और उसके बाद ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में कैसे ऑनलाइन करना है, शुरू से फाइनलाइज़ कैसे किया जाता है, शुरू से जैसे भरना है उसके बाद फाइनलाइज़ करने के लिए भी हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए नीचे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ कार्यालय परिचारी। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड होगा। PDF डाउनलोड देखिए PDF डाउनलोड हो गया है। ये PDF को खोलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा निकाला गया विज्ञापन संख्या फरवरी 2022 है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि शुरू की गई है 23 सितंबर से शुरू किया गया कल के डेट में और इसका अंतिम डेट है 31/10/2022। तो अभी बहुत सारा टाइम है। जिन लोगों के पास जाति आय निवास और NCL नहीं बना हुआ है तो वो लोग अभी से ही ऑनलाइन कर दें। लगभग 10-20 दिन में आपको NCL तक बनकर मिल जाएगा। तो अभी घबराने की बात नहीं, अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। अभी तो कल के डेट में एग्ज़ाम का फॉर्म निकलना शुरू ही हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, तो यानी कि सीधी भर्ती निकाला गया है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन करते हुए कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद निम्न रूपेण है। सबसे पहले देखिए इसमें कार्यालय परिचारी पद का नाम है, कार्यालय परिचारी है। इसमें लेवल 1 का लगभग वेतन आपको मिला। लेवल 1 में लगभग आपको मिला जुला कर 18,000 रुपया आपको इसमें सैलरी बन जाएगा हर मंथ। तो लेवल 1 का इसमें है। और उसके बाद देखिए अनारक्षित सीट में इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा। इसमें मैट्रिक के जो प्राप्तांक है उसी पर आपको मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद फिर अनारक्षित सीट, अनारक्षित में UR कैटेगरी में जो लोग UR से आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 99 सीट है, वो इसमें भरेंगे। इसमें देखिए महिलाओं के लिए अनरिजर्व में 33 सीट है। अगर महिला है अनरिजर्व में तो इनके लिए 33 सीट है और पुरुष के लिए 99 सीट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो EWS में आते हैं, तो EWS में जो आते हैं पुरुष के लिए 24 है और महिला के लिए 7 है। पुरुष के लिए 24 है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग में 0 है और महिला में भी 0, यानी कि VC कैटेगरी बैकवर्ड कास्ट में महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए कोई भी सीट इसमें नहीं निकाला गया। ये बहुत दुख की बात है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में EBC कैटेगरी आता है। तो EBC में जो आते हैं इन्हें ही एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है। तो EBC कैटेगरी में 40 सीट निकाला गया है पुरुष के लिए और 15 सीट निकाला गया है महिला के लिए।
इसके बाद है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जो है एससी कैटेगरी आता है। तो एससी कैटेगरी में पुरुष के लिए 65 सीट, अच्छा खासा सीट निकाला गया है। उसके बाद महिला के लिए 15 सीट निकाला गया है। इसके बाद फिर आ गया अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जो है एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 2 सीट सिर्फ है। सबसे कम सीट इसी में निकाला गया, 2 सीट पुरुष के लिए है और 1 सीट महिला के लिए है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम सीट है। उसके बाद पिछड़े वर्गों की महिला, बीसी कैटेगरी के लिए 8 सीट निकाला गया है। पिछड़े वर्गों की महिला, हाँ पिछड़े वर्गों की महिला के लिए सीट इसमें निकाला गया, सिर्फ पुरुष के लिए नहीं निकाला गया था। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 8 सीट निकाला गया। उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन हेतु आरक्षित पदों की संख्या, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर के लिए 5 सीट निकाला गया है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या, अगर कोई विकलांग कोटा से हैं, अगर विकलांग सर्टिफिकेट में वी आई है तो उनके लिए 3 सीट आरक्षित हैं। और जिनके विकलांग सर्टिफिकेट में डबल है, डी है तो उनके लिए 2 सीट है। जो OH से आते हैं उनके लिए 2 सीट है। और जो MD यानी कि मनोविज्ञान संबंधी प्रॉब्लम है उनको है तो उनके लिए 3 सीट है। तो ये लगभग हो गया सीट का विवरण, जिसमें टोटल मिलाकर बात करें महिला में तो 71 सीट महिला के लिए है, फीमेल के लिए 71 सीट हो गया और मेल के लिए लगभग 238 सीट हो गया। तो मेल के लिए 238 सीट है, फीमेल के लिए 71 सीट है। 238 सीट से ज़्यादा यानी कि लगभग 300 सीट निकाला गया है। इस प्रकार नोट में दिया गया है कि दिव्यांग की प्रकृति इस प्रकार दर्शाए गए। VI में जो आते हैं दृष्टि दिव्यांग और DD में जो आते हैं मुख बधिर यानी कि जो बोल नहीं सकते वो DD में आते हैं। और जो दृष्टि दिव्यांग यानी कि जो देख नहीं सकते वो VI में, उनका सर्टिफिकेट में VI लिखा हुआ रहेगा। और जो OH में आते हैं यानी कि जो चलने में असमर्थ हैं उनके लिए OH है। और जो मनोविकार दिव्यांग यानी कि जिनके दिमागी हालत गड़बड़ है तो वो MD या MUD में आते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है। औपबंधिक है, ये जो घट बढ़ सकती है यानी कि बढ़ाया भी जा सकता है, इसको घटाया भी जा सकता है। इसके बाद नीचे लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक से ज़्यादा अगर इंटर पास है, BA पास है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैट्रिक आपको कम से कम पास होना चाहिए। इसके बाद नीचे लिखा हुआ आरक्षण। आरक्षण में है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्ट के अधीन इंगत आरक्षण कोटि का दावा नहीं करने पर किसी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं देना होगा। यानी कि अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो EBC का सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। और इसमें SC कैटेगरी या EBC कैटेगरी का सीरियल नंबर और उसका जो सेवा प्रदान करने की तिथि यानी कि कब आपको बनकर मिला है SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, वो आपको इसमें इंगित करना होगा, भरना होगा। अगर आप SC कैटेगरी भर देते हैं और आप सर्टिफिकेट अगर उसमें नहीं देते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको आरक्षण लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट ब्लॉक से बनवाना पड़ेगा। इसके बाद लिखा हुआ है नीचे 2 नंबर लिखा हुआ आरक्षित कोटि का अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो अगर जो पहले हम बताए थे वही है, अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फार्म भरने से पहले आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट को अच्छे से रख दीजिएगा। और इसमें सीरियल नंबर आपको भरना रहेगा और उसमें कब आपको बनकर मिला ये भी डेट आपको भरना रहेगा। और जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइनिंग के टाइम में वही सर्टिफिकेट, वही डेट वाला सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर वाला आपको वहाँ पर प्रमाणित करना होगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है। अगला है ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आप इसमें भर देते हैं, अगर आप SC कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं तो अगर आप आते हैं ST कैटेगरी में, SC कैटेगरी में भर दें तो किसी भी प्रकार से परिवर्तन बाद में नहीं किया जाएगा। यानी कि आप सोच समझ कर भरिए, आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसी सर्टिफिकेट के अनुरूप आप सोच समझ कर भरिए, बाद में आपको जाति चेंज नहीं होगा। इसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जरूरी होना चाहिए। और ये सभी सर्टिफिकेट आपको अंतिम टाइम पर काम पड़ेगा। इसमें पिछड़ा वर्ग के बारे में लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के पास भी आपको सारा सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसमें स्वघोषणा पत्र भी रखना चाहिए आपको। जब आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करिएगा तो आपको एक शपथ पत्र भरना पड़ेगा, जो शपथ पत्र भरने पर ही आपको जाति प्रमाण पत्र बनकर मिलेगा। इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको सारा सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है।
अब इसमें नीचे लिखा हुआ सबसे मेन पॉइंट कि काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, यानी कि आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा अगर आप सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं जमा करते हैं तो। इसमें लिखा हुआ है 6 नंबर पर लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम पर। अगर कोई भी महिला क्रीमी लेयर रहित में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, तो उनके जाति प्रमाण पत्र में या निवास प्रमाण पत्र में पिता का नाम रहना चाहिए। पति के नाम पर प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं रहना चाहिए, पिता का नाम पर बना हुआ प्रमाण पत्र रहना चाहिए और यही प्रमाण पत्र आपको आगे जमा करना पड़ेगा। पति के नाम पर अगर प्रमाण पत्र बनाए हैं तो उसको जल्दी से पिता के नाम पर करवाइए और उसको फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिएगा। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए लिखा गया है। उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कोई भी अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं और उनकी अवधि ख़त्म हो गई तो उनको नवीकरण करना चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल जाके करवा लीजिए दिव्यांग प्रमाण पत्र का। इसके बाद देखिए नीचे सबसे नीचे में अगर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2022 से किया जाएगा। 1 अगस्त 2022 तक अगर किसी भी अभ्यर्थी का 18 वर्ष हो चुका है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2022 के पहले अगर 18 वर्ष हो तो वो नहीं भर सकते। 1 अगस्त 2022 तक आपको 18 वर्ष होना ज़रूरी है। इसमें देखिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष दिया गया है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष दिया गया है, जिसमें अगर पुरुष की बात करें UR कैटेगरी में तो 37 वर्ष, UR कैटेगरी का जो पुरुष की बात करें तो 37 वर्ष है और महिला की बात करें तो 40 वर्ष ही लगभग अधिकतम आयु। जिनका भी 37 वर्ष लगभग हुआ है तो 37 वर्ष तक वो भर सकता है। अगर 38 वर्ष हो गया है UR कैटेगरी में तो वो भर नहीं सकते हैं। तो UR कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है और महिला के लिए 40 वर्ष है। अब बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, यानी कि VC और EBC दोनों इसमें आता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों आता है। EBC या BC कैटेगरी में महिलाओं के लिए लगभग पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है और SC या ST कैटेगरी के लिए कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए 42 वर्ष है। अगर SC या ST कैटेगरी के कोई भी महिला है या पुरुष हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष दिया गया है और महिला या पुरुष VC और EBC कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 40 वर्ष दिया गया है। तो ये ध्यान में रखकर आवेदन करेंगे। इसके बाद फिर नीचे दिया गया उदाहरण के लिए नोट दिया गया कि यदि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी कर्मी द्वारा 3 वर्ष किया गया है एवं इस संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र है और अनुसूचित जाति का एवं दिव्यांग हो तो अनुसूचित जाति की कोटि के आधार पर उम्र सीमा 42 वर्ष एवं दिव्यांगता के आधार पर 10 वर्ष तथा उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 3 वर्ष अर्थात 55 वर्ष उम्र की सीमा तक आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें कह रहा है कि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण के परियोजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पहले से अगर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में काम कर चुके हैं तो वो लोग भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया के बारे में बता रहा है। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक इंटर जो भी है, अगर आप इंटर तक कर लिए तो कोई बात नहीं, मैट्रिक का प्रमाण पत्र का जो प्राप्तांक के अंक का प्रतिशत है उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट मैट्रिक के नंबर है उसी पर तैयार किया जाएगा मेरिट। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित कर्मियों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के संकल्पना के अनुसार पूर्व संपादित संतोषप्रद सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 1% और अधिकतम 5% की अधिमानता अनुमान होगी। यानी कि अगर आप 1 वर्ष तक ग्रुप डी के पोस्ट पर, परिचारी का पोस्ट पर पहले से काम कर चुके हैं तो आपको लगभग 1% अंक छूट मिलेगा। अगर आप 5 साल तक काम किए हैं तो 5 साल का 5% आपको छूट मिलेगा। अगर आप 10 साल तक काम किए फिर भी आपको 5% ही छूट मिलेगा। जहाँ इसमें लिखा हुआ है कि अधिकतम आपको
5% का छूट मिलेगा। यानी कि आप 5 साल ग्रुप बी के पोस्ट पर अगर पहले से काम कर चुके हैं चतुर्थ वर्गीय कर्मी ग्रुप में, तब 5% आपको वेटेज मिलेगा और ये फॉर्म में आपको छूट मिलेगा। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 3 साल तक अगर आप 3 वर्ष तक अगर आप इसमें 3 साल तक अगर आप पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में अगर आप काम किए 3 वर्ष के लिए, तो आपको 3% इसमें छूट मिलेगा। और अगर आपका मैट्रिक एग्ज़ाम में 60% नंबर है तो 60 + 3 टोटल मिला के कितना हो जाएगा 63%। जो यहाँ पर लिखा हुआ 63% प्राप्तांक मानते हुए आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कोटिवार रिक्त पदों में अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर 300 सीट है तो इसका 3 गुना 300 वैकेंसी 300 सीट है तो इसमें 3 गुना यानी कि 900 लड़कों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सभी योग्य अभ्यर्थियों का मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक एडमिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और NCL, ये सभी चीज़ आपको फ़ोटो लेकर जाना पड़ेगा। और ये सभी प्रमाण पत्रों की जाँच बोर्ड से करवाई जाएगी। तदुपरांत मेधा सूची का अंतिम पैनल तैयार किया जाएगा और तदनुसार नियुक्ति की जा सकेगी। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए आपको ये इसमें वेबसाइट दिया गया है https://dstbihar.government.in पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है। और इसमें सारा चीज़ ऑनलाइन करना है। सब चीज़ ऑनलाइन भरने के बाद आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको भरना पड़ेगा, सीरियल नंबर और डेट भरना पड़ेगा। सीरियल नंबर डेट भरने के बाद आपको फाइनलाइज़ करना पड़ेगा। फाइनलाइज़ करने के बाद आपको वहाँ से एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन मिलेगा, वो ड्राफ्ट एप्लीकेशन सेव करके प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करके आप अपने घर में सुरक्षित रख लीजिएगा, फिर आपको आगे काम आएगा। देखिए आवेदन करते समय सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूज़र आईडी मिलेगा और यूज़र आईडी जो है आपके ईमेल पर जाएगा और वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो वहाँ पर जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको पासवर्ड फिर से बनाने के लिए आएगा, जो आप अपने खुद से पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन का पेज आएगा। लॉगिन के पेज में आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको सारा सर्टिफिकेट उसमें डालना है। इसमें लिख रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन करने के क्रम में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर भरने के क्रम में आश्वस्त हो तभी रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के उक्त विवरण में सुधार संभव नहीं हो सके। यानी कि आप एक बार अगर आप ऑनलाइन कर दिए तो आपको दोबारा सुधार करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। आप सोच समझ कर ऑनलाइन कीजिएगा। आपके आधार कार्ड में जो नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको फॉर्म में भरना होगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है फोटोग्राफ भरते समय अभ्यर्थी अपना साफ एवं उच्च गुणवत्ता का आदतन रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा, आंखें खुली दिखनी चाहिए। उक्त फोटोग्राफ जो है 50 KB तक फोटोग्राफ का साइज कम रहना चाहिए। 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 51 KB हो जाएगा तो आप नहीं भर सकते हैं। आपको फ़ोटो फिर से साइबर कैफे में जाके बनवाना पड़ेगा। तो आपका 50 KB अगर फॉर्म है, ये फ़ोटो है, तो आप भर सकते हैं। और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए फ़ोटो, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ कि हस्ताक्षर आवेदन करते समय अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर ही हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करेंगे। ऐसा ना हो कि आप अंग्रेजी के हस्ताक्षर में आप हिंदी का हस्ताक्षर स्कैन कर दें और हिंदी का हस्ताक्षर में आप अंग्रेजी का हस्ताक्षर स्कैन कर दें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बाद में सुधार नहीं किया जाएगा। आप अंग्रेजी का स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी का स्थान पर हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। और इसका भी साइज़ आपको 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का फ़ोटो 50 KB और सिग्नेचर 20 KB। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा हुआ है कि किसी अभ्यर्थी के अंक पत्र में CGPA, GPA, SGPA स्कोर अंकित हो तो अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कुल अंक और प्राप्तांक में परिवर्तित करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना सुनिश्चित करें। यानी कि वो CGPA और GPA और SGPA स्कोर है तो वो संबंधित बोर्ड के नियम के अनुसार जो कुल अंक और प्राप्तांक जो है उसमें परिवर्तित करने के बाद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। गलत प्रविष्ट पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि लॉगिन करना है, फाइनलाइज़ करना है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसमें अंतिम आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र को प्रिंट या मुद्रित किया जा सकता है।
इसके बाद आपको डेट ख़त्म होने के बाद आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, और ये विभाग के द्वारा विभाग के लिए आपको घर में रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ कि आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वह 31 अक्टूबर तक है। 31 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं 11:59 यानी कि लगभग 12 बजे तक, दिन में 12 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अपराह्न रात्रि तक, इसमें रात्रि तक लिखा हुआ है, हमेशा दिन में रहता है, इसमें रात्रि लिखा होता है। 11:59 रात्रि तक कर सकते हैं, PM 12 बजे रात के पहले आपको आवेदन कर देना है, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगला वीडियो इसमें कैसे अप्लाई करना है, शुरू से लेकर लॉगिन से लेकर रजिस्टर से लेकर आपको फाइनलाइज तक सारा चीज़ एक एक करके बताएंगे। तो इसी के साथ आप अगले वीडियो पर ज़रूर जाएँ। थैंक यू।